गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी हरियाणा पुलिस और सीईटी की 26वीं क्लास है। मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। आज प्रॉफिट और लॉस की अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। लिखो, सबसे पहले तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। लाभ या हानि परसेंट बताओ। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। लाभ या हानि परसेंट। देखो, क्रय मूल्य खरीदना, विक्रय मूल्य बेचना, ये तो नॉर्मल सी बात है। 5 रुपए में खरीदी, 7 में बेच दी तो उसको 2 रुपए लाभ हो गया। तो यदि लाभ परसेंट भी हमेशा क्रय मूल्य पे होता है 2/5 × 100, और हानि परसेंट होती तो भी क्रय मूल्य पे होता। अंतर बटे, अगर रेक्टिफिकेशन करते हो तो दोनों का अंतर और बटे हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात लिखना है। क्रय मूल्य का अनुपात और गुणा 100, ये रेक्टिफिकेशन है। ये रेक्टिफिकेशन है। एक इस तरह का नॉर्मल जीडी लेवल में क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या है? देखो, दुकानदार जो होगा वो हमेशा ही कम तोलेगा। दुकानदार को हमेशा लाभ ही होता है, हानि कभी नहीं होती दुकानदार को। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं। तो सीधा उसका लाभ परसेंट तुम्हें केवल 20 सेकंड में निकालना है कि वो गलती कितने की करता है, और अपॉन जितना तोला गया, कितना वह तोलता है, जितना तोला गया, और गुणा में करना है 100। गलती करता है वो 100 ग्राम की, तोला गया 900 ग्राम और गुणा 100। उसको 11 से 1/9% लाभ होगा। ठीक है, गलती कितने की करता है, अपॉन जितना तोला गया गुणा 100। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम भी तोलता है, 840 ग्राम भी तोलता है, 700 ग्राम भी तोलता है, जितना तोला गया। गलती बटे जितना तोला गया और गुणा 100। सबसे ज्यादा तोल देगा तो हानि जाएगी नहीं। फिर भी सूत्र ये रहेगा, कितनी ज्यादा तोलता है वो गलती हो गई उसकी। जैसे 1250 ग्राम तोलता है तो 250 ग्राम की तो हो गई गलती, और अपॉन 1250 और गुणा 100 वो उसकी गलती हानि हो जाएगी। बाकी दुकानदार इतना बलवात होना कि वो 1 किलो से ज्यादा तोल रहा है, वो हमेशा लाभ ही लेगा। ऐसे लाइन खींचो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है लाभ हानि के। 200 वस्तु बेचने पर, कोई भी वस्तु है, 200 वस्तुएं बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या है? तो बताओ, उसका लाभ परसेंट क्या है? 200 वस्तुएं बेचने पर 50 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि परसेंट क्या है। देखो दोनों बार विक्रय मूल्य दिया गया है, एक तो लाभ परसेंट पूछे तुम्हें या तुम्हें हानि परसेंट पूछे। सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वैसे तो ये क्वेश्चन सीपी और सीजीएल में आते हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे आते हैं क्वेश्चन, जीडी लेवल पे इन पे तो आ नहीं आते, बाकी आने को तो किसी में भी आ जाए यार। लाभ परसेंट जब भी निकालना हो तो तुम्हें छोटी सी बात याद रखनी है, इसको तो ए मानना है और इसको बी मानना है। लाभ परसेंट में हमेशा ए में से बी घटाना है, ठीक है, और यदि हानि परसेंट पूछी जाए तो ऊपर तो वही बी लिखना है, ठीक है, नीचे पर ए प्लस बी करना है, हानि में नीचे जोड़ना है और लाभ में नीचे घटाना है। बी की जगह लिखेंगे 50 और 200 में से 50 घटाओगे 150 और गुणा 100, तो इसको इस प्रकरण में 33 सही 1/3% लाभ होगा और इसमें 50/250 और गुणा 100, तो इसको हानि होगी, वो होगी 20% हानि होगी, इसको 20% हानि होगी। देखो प्रॉफिट लॉस में लगभग सारी बातें बता दी, 3 क्लासों में लगभग, आज तो कोई क्लास नहीं थी, 2-3 क्वेश्चन थे। और हानि में नीचे प्लस करना है और लाभ में माइनस करना है। अब सुनो, अपना मैथ में क्या चल रहा था, मेंसुरेशन। देखो ट्रायंगल सारी हो गई थी, 5 6 7 8 जितनी भी थी। आज करेंगे रिएक्टेंगल, चतुर्भुज। छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया बातें। रिएक्टेंगल, सबसे पहले तो ऐसे लाइन खींच के लिखो, वर्ग और आयत, स्क्वायर और क्वाड्रेटियल, ऐसे लिखो। एक वर्ग की सारी चूंकि भुजा, तो पहले तो उसको छोड़ दो, वर्ग वर्ग ही सीखो। वर्ग में 2 ही भुजाएं होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, बट लंबाई चौड़ाई चारों भुजाएं बोलते हैं इसको, भुजा तो 2 ही होती है पर सारी 4 भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। तो लंबाई चौड़ाई ये बराबर होती है, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जो वर्ग का एरिया निकालते हैं तो हम लिखते हैं, इसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चूंकि लंबाई और चौड़ाई ए मान रखी है, बराबर है, इसलिए इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर कहते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं, सभी भुजाएं लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल होती है, इसलिए हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर। अच्छा, मैंने बताया था कि यदि आधार और लंब दोनों बराबर हों, ये भी ए हो ये भी ए हो, तो ये जो कर्ण निकालोगे, ये जो, इसको विकर्ण इसलिए बोलते हैं कि ये सराउंडिंग एरिया इसका चारों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको विकर्ण बोलते हैं, कर्ण ही है ये कर्ण। तो इसका कर्ण निकालेंगे, आधार की 2 जमा लंब की 2, आधार की 2 जमा लंब की 2। तो मैंने बताया था कि √2 लगा दो बस, क्योंकि ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, और दोनों को जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर, और इसका √ निकालोगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 2 पर √ रह जाएगा, a बाहर आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। तो इसका विकर्ण लिखो, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। इसका जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। अब सुनो, जैसे मान लो ये 10 दे दिया हमें और ये भी 10 दे दी,
दे क्या दी, केवल एक ही भुजा देंगे और चारों बराबर रहती हैं। भुजा तो दो ही होती है लेकिन चारों साइड इसकी वो बराबर होती है। तो ये जो विकर्ण निकालोगे तो ये तो आ जाएगा 10√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि एक वर्ग होता है और वर्ग का केवल विकर्ण दे दिया 20 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण दे दिया, डायगोनल दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब पूछेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल चूंकि a² होता है, a हमारे पास है नहीं, ठीक है। a जब हमारे पास नहीं है तो a निकालने का एक तरीका ये ध्यान रखना है कि जो डायगोनल दिया गया है, जो विकर्ण दिया गया है, ठीक है, इसका आधा करो, इसका आधा करो और √2 लगा दो बस। इसकी भुजा जब भी निकालनी है तो ये तो एक तो ये तरीका होता है इसका, इसकी भुजा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि विकर्ण को आधा करो और √2 लगा दो। यदि ऐसे ध्यान ना रहे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, जब भुजा ना दी गई हो, जब भुजा ना देकर केवल विकर्ण दिया गया हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है कि विकर्ण है, इसको विकर्ण से गुणा करोगे, ठीक है, और इसको 2 का भाग दे दोगे। विकर्ण क्या दे रखा हमारे पास 20 गुणा 20/2, तो इसका क्षेत्रफल होता है 200 वर्ग मीटर। अब चूंकि भुजा निकालनी है तो a² हमारे पास आ गया कितना 200, और जब a निकालोगे तो ये जो स्क्वायर है ये इधर अंडरूट में आएगा ऐसे, और 100 दूनी 200, तो 100 का वर्गमूल निकालोगे 10 और √2, तो ये आ जाएगी 10√2। या तो ये प्रॉपर चैनल है निकालने का, या फिर विकर्ण को आधा करो और वर्गमूल 2 लगा दो। समझ में आ गई कैसे आएगी भुजा? विकर्ण को आधा करो और √2 लगाओ, या फिर विकर्ण को विकर्ण से गुणा करो, 2 का भाग दे दो। क्या गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बराबर रखोगे क्षेत्रफल के, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, इसके बराबर रखोगे, a निकाल दोगे। निकालो एक बार। एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ जल्दी से। मैं क्षेत्रफल पूछ रहा हूं बेटा। क्षेत्रफल 900/2 450 आ गया, और भुजा आ गई 15√2, ठीक है, ये होता है वर्ग। अब परिमाप तो वही तुम्हें बता दिया, जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो परिमाप या तो a को 4 बार जोड़ दो या 4a होता है परिमाप, या तो a को 4 से गुणा कर दो या परिमाप जोड़ दो 4 बार। एक होता है आयत, आयत की लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है। ऐसे लिखो, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बेटा ऊपर की बात बता रही हूं, मैं कत्ते भी गहराई ना पढ़ू, बेसिक करा रही हूं, बोर मत हो कत्ते भी। इसकी आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। तो क्षेत्रफल तो मैंने तुम्हें बताया, क्षेत्रफल तो हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे कुछ भी हो, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अच्छा, इसका जो विकर्ण होता है वो ही कर्ण निकालना है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल जो ट्रायंगल होती है उसका जो हम कर्ण निकालते हैं उसी तरह निकालेंगे कि आधार की 2 जमा लंब की 2। तो इसका जो विकर्ण है, जो विकर्ण होता है वो होता है लंब की 2 जमा लंबाई की 2 जमा चौड़ाई को, और इसका ये निकाल देंगे, ये इसका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है इसका। क्लियर? अच्छा, अब सुनो, इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन एक तो परिमाप पूछेंगे, तो परिमाप को तो क्या करोगे? परिमाप तो मैंने बता रखा है, एक ही सूत्र होता है कि सभी भुजाओं का जोड़। ये 15 है तो ये भी 15 हो गई, ये 20 है तो ये भी 20 हो गई, तो 20 और 20 40 और 30 70 हो गया। या फिर इसको इससे डिनोट करते हैं 2 × l + b, इससे डिनोट करते हैं, ये परिमाप होता है इसका, 2 × a + b। ए बी कर दो या एल बी कर दो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऐसे कर दो, लंबाई जमा चौड़ाई ऐसे कर दो। अच्छा, इसमें देखो तुम्हारे लेवल पे जो क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा अनुपात का आता है। जैसे तुम्हारे पुलिस लेवल पे लगा लो कि भाई जैसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे देंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया, ठीक है, ये दे दिया 5:4 दे दिया, इसका क्षेत्रफल दे दिया हमें 720 वर्ग मीटर दे दिया, तो इसकी लंबाई पूछेंगे या चौड़ाई पूछेंगे। तो मैंने बताया था कि जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, अनुपात का मतलब ये होता है कि कोई कॉमन संख्या है जो दोनों को काट रही है।
जैसे मान लो ये 10 से कट रहा है, 20 से, 16 से, 6 से, 92 से, 96, 216, तो मैं इसको डिनोट करता हूं लंबाई को 5x से और चौड़ाई को 4x से। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 720 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 720। लंबाई तुम्हारे पास 5x है, चौड़ाई 4x है, बराबर 720। 5 चौका 20, x स्क्वायर बराबर 720। 0 से 0 कैंसिल, 36 दूनी 72 और x स्क्वायर 36, x बराबर क्या आ गया 6। लंबाई तुम्हें बतानी 6 पंजू 30 ऑप्शन मिलेगा और चौड़ाई का 6 चौका 24 मिलेगा। तो अगर रेशियो देकर के एरिया देते हैं तो फिर निकालने का ये तरीका होता है इसका। बेटा ये x का मान समझ में आ गया, 6 आ गया, नहीं आया? तो ये आपस में गुणा में इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यदि यहां सुनो, यदि यहां क्षेत्रफल ना देकर के परिमाप देते, भाई परिमाप दे दिया हमें, परिमाप दे दिया 720 मीटर दे दिया, तो अब कैसे करेंगे? अब परिमाप का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि आयत है तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये सूत्र लगा देंगे बराबर 720। 2 इंटू एल क्या है हमारे पास 5x, बी क्या है 4x, बराबर 720। 5 और 4 9x, 9 दूनी 18x, 18x बराबर 720 और x बराबर 40। तो ये तो आ गई 40 पंजू 200 लंबाई आ गई और 40 चौका 160 चौड़ाई आ गई। फिर ऐसे निकालेंगे, जो दे रखे है ना उसको इज इक्वल कर देंगे, बस परिमाप हो या उस एरिया, उसका दो ही चीजें होती है, परिमाप या एरिया। रेशियो में देंगे उसको, कॉमन संख्या x मान लेंगे, x से डिनोट करके और फिर वो लंबाई चौड़ाई निकाल देंगे, क्योंकि जिनके बीच में निशान नहीं होता वो आपस में गुणा में होता है, हमेशा ये गुणा में आपस में। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो एक कोई आयताकार खेत है, देखो एक आयताकार, इसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है। एक आयताकार खेत है, इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया गया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ऐसे पूछेंगे। हाँ, तो या तो ये तो रास्ता हो गया, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि या तो सीधा ध्यान रखो कि यदि रास्ता बाहर दे रखा है, बाह्य रास्ते का क्षेत्रफल है, तो या तो ये बात याद रख लो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। x वेयर x क्या है, x है रास्ते की चौड़ाई, या तो ये याद रख लो, ठीक है। जैसे 2x, x की जगह लिखेंगे 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, लंबाई लेंथ 50 दे रखी है, चौड़ाई ब्रेथ 40 दे रखी है और जमा 2x, रास्ते की चौड़ाई 2 दे रखी है। 90 और 4 94, 94 को 4 से गुणा करेंगे तो 376 वर्ग मीटर आ जाएगा। और कई बार क्या करते हैं कि रास्ता अंदर दे देते हैं, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाले ना, तो केवल तुम्हें क्या करना है, जब रास्ता अंदर है, ये सूत्र इसलिए कामयाब है, सुनो ये सूत्र इसलिए कामयाब है कि कई बार भुजा बहुत बड़ी दे देते हैं 116, 217, तो फिर वो भी समझाऊंगा तुम्हें जोड़ के कैसे करना है। पहले तो ये बता देता हूं कि अंदर वाले रास्ते में तुम्हें सूत्र एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां जमा 2x रहेगा, वहां माइनस 2x रहेगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। लिखो एक बार ये सूत्र, फिर तो वैसे भी समझाऊंगा मैं। उसमें क्या है, कई बार गुणा करने में टाइम ज्यादा लग जाए, और इसमें गुणा करने में टाइम कौन लग गया, ये बहुत जल्दी हो जाता है। लिख लो एक बार ये रकम, एक आयताकार खेत, लिखो रकम लिखो पहले, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 176 मीटर और 216 मीटर है, 176 मीटर और 216 मीटर है। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, निकालो बेटा उठारा हाथ से, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है।
उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे किसको, 116, 216 और 176 को जोड़ के उसमें 4 जोड़ेंगे, जोड़ करके फिर 4 से गुणा करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। और यदि वैसे निकालो सो, देखो वैसे निकालो सो तो एक छोटी सी बात है, 50 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, तो सबसे पहले तो रास्ते सहित जो खेत है इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो जो लंबाई 50 है, 2 मीटर इधर बढ़ गया, 2 मीटर इधर बढ़ गया, तो लंबाई तो हो गई 54, और ये 40 है, ठीक है, तो 2 मीटर ये बढ़ गया, 2 मीटर ये बढ़ गया, ये हो गया 44। ये क्षेत्रफल तो निकालोगे रास्ते सहित का, और केवल खेत का क्षेत्रफल निकालोगे तो सिर्फ 50 को 40 से गुणा करोगे, और रास्ते सहित में से जब केवल खेत का घटाओगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका गुणनफल घटाते ही रास्ते का आ जाएगा। ये बगैर सूत्र हो जाएगा, इसमें सूत्र की जरूरत नहीं है। पर वो जब 216, 176 उसमें जब गुणा करते हैं ना तो उसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए वो सूत्र मैंने इसलिए बताया। एक होती है रेम्बस, एक लिखो समचतुर्भुज। सम मानी बराबर और चतुर्भुज मानी 4 भुजा। सम मानी बराबर और चतुर्भुज मानी 4 भुजा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। वर्ग में और समचतुर्भुज में एक ही अंतर होता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के कोण पर होता है, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। ये होती है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है कि एक तो इसका परिमाप वही चारों भुजा बराबर है तो 4a हो गया परिमाप तो सभी भुजाओं का योग हो गया 4a, या a को 4 बार जोड़ो। इसके 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, तो इसका जब भी तुम्हें क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणा d1 गुणा d2, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। इसका क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो तुम्हें पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण होता है। परिमाप होता है 4a, इसका क्षेत्रफल होता है पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। इसमें 4 राइट एंगल त्रिभुज होते हैं, 4 समकोण त्रिभुज होते हैं। इसमें 4 समकोण त्रिभुज होते हैं। देखो एक विकर्ण हमें दे दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण दे दिया हमें 10 सेंटीमीटर। अब एक 24 दे दिया, एक 10 दे दिया, तो क्षेत्रफल पूछेंगे तुमसे तुम्हारे लेवल में, तो तुम्हें क्या करना है 1/2 गुणा 24 गुणा 10, तुम्हें कहना है कि 120 वर्ग मीटर आ गया। ये तो नॉर्मल बात है। अगर इसका परिमाप पूछते हैं, क्षेत्रफल ना पूछ के परिमाप पूछ लिया, विकर्ण दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, विकर्ण दे दिया और परिमाप पूछ लिया, तो परिमाप के लिए हमारे पास भुजा का होना जरूरी है। भुजा होगी तो 4 से गुणा करेंगे, और भुजा हमारे पास है नहीं। ये 24 है तो 12 ऊपर हो गया, 12 नीचे हो गया। ये कितनी है 10, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई। तो एक समकोण त्रिभुज में आधार 5 हो गया, लंब 12 हो गया, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण 5 और 12 का संबंध किससे होता है 13 से, तो इसका जो परिमाप आएगा वो 13 चौका 52 आएगा। इससे निकालोगे तो भी आधार और लंब 5 और 12 रहेंगे, ठीक है। इससे निकालोगे तो 5 और 12 रहेंगे, इससे निकालोगे तो 5 12, इससे भी 5 12। 4 समकोण त्रिभुज बराबर होती है। इसमें 4 समकोण त्रिभुज होती हैं और चारों बराबर होती हैं। कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार की 2 जमा लंब की 2, आधार 5 का वर्ग 25, लंब 12 का वर्ग 144, ये हो गया 169, और इसका वर्गमूल निकालोगे 13 आएगा। और वैसे मैंने तुम्हें बता भी दिया था 5 और 12 का संबंध 13 से होता है, कल ही लिखवाया था मैंने, परसों लिखवाया था, वो 8 7 लिखवाई थी। 24 और 7 का संबंध 25 से, 15 और 8 का 15 और 8 का संबंध 17 से, तो ऐसे निकाल देंगे। तो जब भी समचतुर्भुज की भुजा निकालनी हो
जो समचतुर्भुज है इसकी भुजा निकालनी हो तो एक ही बात याद रखनी है तुम्हें कि दो विकीर्ण देंगे, पहले विकीर्ण है उसको आधा करके उसका वर्ग करोगे और जो दूसरा विकीर्ण है उसको आधा करके उसका वर्ग करोगे और उसका अंडरूट निकाल दोगे, वो भुजा आ जाएगी। और परिमाप निकालोगे तो 4 को भुजा से गुणा कर दोगे। बस ये ध्यान रखना, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। दो विकीर्ण देंगे और परिमाप पूछेंगे तो तुम्हें विकीर्ण को आधा करके वर्ग करो, फिर विकीर्ण का आधा करके वर्ग करो, वर्गमूल निकाल दो उसका। बेटा ये तो सिर्फ बेसिक बात है, अगर ये भी बात समझ में ना आई सी तो फिर थमी बहुत पीछे चल रहा। ये तो बहुत छोटी बात है यार। एक उत्तर है, देख सुनो, मैं थोड़ा सा और दिमाग खोलूं सारो। जैसे एक समचतुर्भुज दे दे, हमें इसकी एक तो भुजा दे दी, सुनो मेरी बात, एक तो भुजा दे दी 17 सेंटीमीटर भुजा, चूंकि इसकी सभी बराबर होती है। इसमें केवल एक विकीर्ण दे दिया, देख समझना इसको, एक विकीर्ण दे दिया 30 सेंटीमीटर दे दिया। हमें दूसरा विकीर्ण, सेकंड विकीर्ण निकालना है, ये विकीर्ण की लंबाई निकालनी है। इसमें दो ही बातें बताई मैंने, क्षेत्रफल 1/2 d1 गुणा d2, परिमाप 4 गुणा भुजा, और भुजा निकालना ये बता दिया, भुजा निकालनी ये बता दी। अब विकीर्ण कैसे निकालेंगे? एक भुजा 17 है, देखो 17 है, एक विकीर्ण दे दिया, दूसरा निकालना है। मान ली ये दे दिया हमें, ये 30 दे दिया तो 15 ऊपर हो गया और 15 नीचे हो गया। तो कर्ण में से और लंब है या आधार घटाओगे तो ये निकल जाएगी, ये आएगी 8, क्योंकि 8 और 15 का संबंध किससे होता है? 17 से होता है। तो 17 और 15 हमारे पास, तो तीसरी भुजा क्या निकलेगी? 8। ये 8 निकल गई। ये ऐसे निकाल लो यार, कर्ण की 2 में से आधार की 2 घटा दो, लंब की 2 निकल जाएगी। 289 में से 225 घटाओगे 64 बच गया, 64 का वर्गमूल 8। ये 8 है तो ये भी 8 है, तो पूरे विकीर्ण की लंबाई 8, 8 कितनी हो गई? 100। अब भी नए समझ में आ गया? क्लियर? भाई अब समकोण त्रिभुजी थाना ना बनानी आओ तो बताऊं कि कल आप क्या कराऊं को, जब कर्ण आधार लंब ही नहीं समझ में आ रहे उठा रहे तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद होती है पैरेललोग्राम, होती है, ये होती है समांतर चतुर्भुज। फिर होती है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज होती है कि आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम होती है, समानांतर होती है, जो कभी नहीं मिलती। और समांतर चतुर्भुज में ये आधार होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है या ऊंचाई कह सकते हो। तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखो, इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई या फिर लंब लिख लो, एक ही बात है। बस इसमें तुम्हें इतनी बात पूछेंगे कि आधार दे देंगे, संगत ऊंचाई दे देंगे, इसका क्षेत्रफल पूछेंगे, तो दोनों को गुणा करते ही इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। इसका परिमाप आयतवाय परिमाप होता है 2 × L+B होता है। उसके बाद आती है ट्रेपीजियम आती है। ट्रेपीजियम क्या होती है? ट्रेपीजियम होती है समलंब चतुर्भुज होती है, ये होती है, ये होती है ट्रेपीजियम। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, सम बराबर लंब और समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम बोलते हैं इसको। इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे तो ये होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा इनके बीच की दूरी। बस सिर्फ ये सूत्र याद करना है। अगर समलंब पर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, इसका क्षेत्रफल पूछेंगे। समांतर भुजाएं ये 2 हो गई, ये 8 हो गई, ये 10 हो गई, बीच की दूरी ये 4 हो गई। बस इसका क्षेत्रफल इससे ऐसे निकालेंगे 1/2, इसको और इसको जोड़ दोगे 10 और 8 18, और बीच की दूरी 4 मीटर है, इससे गुणा कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा 36 वर्ग मीटर। बस इतना याद रखना। समलंब में याद रखना है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी।
तो हमारी जो रिएक्टेंगल थी, जो चतुर्भुज थी, वो सारी कंप्लीट कर दी मैंने, पांचों बता दी तुम्हारे लेवल की। बस अब हिंदी में दूसरा समास लिखो, द्वंद्व समास। अविभाव मैंने कल करवा दिया था, आज लिखो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में लिखो, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। एक तो जैसे ऐसे ये योजक चिन्ह होता है, ऐसे ऐसे योजक चिन्ह जो लग जाएगा ना, वो सारे द्वंद्व समास होते हैं। राम सीता, राम और सीता, राम और सीता, तो जिसमें और से संबंध होता है ना, वह द्वंद्व समास होता है। देखो कल मैंने एक अविभाव समास बताया था, अविभाव समास में मैंने बताया था, आज जो बात बताऊंगा ना वो हर बार हरियाणा क्लर्क में आता है, ये क्वेश्चन हर बार आता है और हमेशा बच्चा गलत करता है। एक तो अविभाव होता है, एक द्वंद्व होता है। अविभाव मैंने बताया था जिसके आगे नी आ जाए, उप आ जाए, इति आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, बे आ जाए, जैसे ये बताया था मैंने, वी आ जाए, तो ये जिससे शुरुआत होती है ना जिन शब्दों की, वो सभी अविभाव समास होते हैं। द्वंद्व में मैंने बता दिया, जैसे रात दिन, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, ये सारे शब्द हमेशा द्वंद्व समास होते हैं। पर एक विशेष बात ये होती है कि जैसे मैं कहूं कि 55 लिखता हूं मैं, 55, तो ये 55 जो शब्द है, जो जितने भी 55, 73, 72, 77, ये सारे द्वंद्व समास बताने हैं तुम्हें। 55 का जब विग्रह करेंगे ना, तो 50 और 5, 54 और 1, तो जितने भी 72 कौन सा समास है, कई दिगु करते हैं संख्यावाची ना, संख्यावाची वो अलग होते हैं, त्रिनेत्र, दशानन, वो इस तरह के होते हैं, चौराया, वो इस तरह के होते हैं। ये जो जैसे कहूंगी मैं भाई 75 कौन सा समास है, तो 75 में तुम्हें बताना है द्वंद्व समास है, क्योंकि जब विग्रह करेंगे इसका तो 70 और 5 से करेंगे, या 74 और 1 से करेंगे, या 73 और 2 से करेंगे, या 50 और, जैसे विग्रह करेंगे तो जैसे ये जो समूह होता है ना संख्याओं का, ये हमेशा द्वंद्व समास होता है। एक और विशेष बात ध्यान रखना, जैसे मैं कहूं कि जहां जहां, मैं कहूं कि जहां जहां कौन सा समास है, या मैं कहूं कि जहां कहां कौन सा समास है, तो एक ही ये बात याद रखना कि यदि दोनों शब्द एक जैसे आते हैं तो हमेशा 100% वो अविभाव समास होते हैं, उसका विग्रह ही में होता है, जहां ही जहां, और जहां कहां अलग अलग आ गए तो इसका विग्रह करेंगे तो जहां और कहां, तो ये होता है द्वंद्व समास होता है। अलग अलग आते हैं तो द्वंद्व बताना है, और एक जैसे आते हैं, जैसे मैं कहूं कि रातों रात कौन सा समास है, रात ही रात, तो रात रात दो बार आ गया तो ये तो हो गया अविभाव समास। और मैं कहूं कि रात दिन, तो तुम्हें कहना है कि द्वंद्व समास। बेटा बताओ क्लियर है कराया पोजीशन? अविभाव द्वंद्व बिल्कुल कोई कंफ्यूज है? अविभाव और द्वंद्व दो समास करवा दे। आज 1 नंबर का काम करवाता हूं कि बच गया लास्ट लिंकर में 2 क्लास तो हो गई थी, 1 क्लास में आज जितनी भी लोकोक्तियां हैं वो बताता हूं तुम्हें। 1 नंबर की हर हालत में आती है, हर एग्जाम में आती है, तुम्हारे लेवल में तो कन्फर्म में आती है। तो इसमें कनेक्टर होती है ये। एक तो ऐसे वाक्य आता है, ऑल दैट ग्लिथर्स इज नॉट गोल्ड, तो तुम्हें इसमें जो खाली स्थान मिलेगा वो दैट की जगह मिलेगा। ऑल दैट ग्लिथर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, लोकोक्ति है ये। उसके बाद एक आता है बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, बेटर अलोन, यहां देन की जगह खाली स्थान आएगा, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, बुरी संगति से अकेला भला। एक आता है स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, स्ट्राइक द, ये 7-8 है बस, स्ट्राइक द आयरन, ये वाइल की जगह खाली स्थान आएगा, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, इट इज हॉट। मेक हे वाइल द सनशाइन, वाइल द सनशाइन, मेक हे वाइल द सनशाइन, तो ये वाइल की जगह खाली स्थान आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, जब तक गर्म लोहा, हमेशा ठंडे लोहे की चोट मारते हैं ना गर्म पर, तो ही वो कटता है, गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। मेक ए वाइल द सनशाइन, बहती हुई गंगा में हाथ धो लो। एक आता है
वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। जहां चाह होती है वहां राह होती है। यहां वेयर की जगह खालिस्तान आएगा, कहीं भी आ जाएगा खालिस्तान। उसके बाद आती है एक ये होता है आई वुड रेदर डाई देन बैग। मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। एक आता है एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये तो मतलब एक नंबर ये तुम्हें लेना ही लेना है कन्फर्म। एज यू सो शैल यू रीप। स्विच ऑन द लाइट इफ यू नीड इट। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक वो होती है वाइल रोम डू एज रोमन्स डू। जैसा देश वैसा बेस। ये बस 7-8 है, 8-9 है वैसे। तो इनमें से एक कंफर्म आता है। एक वो ध्यान रख लेना, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। वो भी लगभग कई बार एग्जाम में आती रहती है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये 8-9 है बस। तो ये फिर के एक आध जरूर आती रहती है एग्जाम में। अगर एक भी आ गई, एक नंबर भी बढ़ गया, तो भी मतलब मेरिट में आने के चांस है हमारे। देख कल तो हमारा 4 बजे टेस्ट है, सबने पता ही। बताओ सुबह 7 करोगा 4 करोगा? 4 कर लो, सबसे बेस्ट है शाम में, क्योंकि सुबह कहीं भी घूमना है खेलना, तो 4 बजे बिल्कुल फिक्स है। 4 बजे जो ना आऊँगी पेनल्टी है। वह रही आणु से ऑफलाइन ही पेपर है, 100 नंबर को पेपर से जितनू काम करा दी वो मासी से। चूंकि तू नयो सा तो तेरे लिए कुछ नई बात रहेंगी, लेकिन फिर भी देने में क्या अर्थ है। कौन सा अपने नंबर आ रहे से यार, कौन मैं